Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ पे हाईलाइट करके प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्या चीज़ मेंस के लिए, क्या चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक बार ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेना। बाकी आपको पता है हमेशा हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डोमिनिकन रिपब्लिक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं, चाहे वो जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हो, पॉलिटी के टॉपिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स हो, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम भी आज चर्चाओं में है और जिसको लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने आज थंबनेल देखा होगा जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, जिसको हम इंग्लिश में डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। डी एक्सटिंक्शन मतलब एक ऐसा जानवर की प्रजाति जो पहले या कई 100 साल पहले, कई हज़ार साल पहले विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको वापस से लेकर आना, उसको वापस से जीवित करना। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एक प्रोसेस आता है डी एक्सटिंक्शन, इसके थ्रू पॉसिबल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कितना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल, यूट्यूब पर वीडियोज़ आप लोग देख पा रहे होंगे एक वोल्फ के बारे में जिसका नाम है डायर वोल्फ। ठीक है, ये आपके सामने जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप लोग देख पाओगे। इकोनॉमिक टाइम्स का, फर्स्ट पोस्ट का, सभी जगह पे चर्चाएं हो रही हैं डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस के बारे में। एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने दावा किया है और मेंशन किया है कि हमने डी एक्सटिंक्शन किया है, दुनिया का पहला ये प्रोसेस किया गया और इस प्रोसेस से डायर वोल्फ को वापस से जीवित किया गया है। डायर वोल्फ यानी वाइट कलर के इस तरीके के भेड़िए आपको देखने को मिलेंगे, इनको जीवित किया गया है, ऐसा इस कंपनी का दावा है। अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, लेट्स से यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इनकी वेबसाइट है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और ये जब शेयर किया गया है ये आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख पाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस बताया गया है डी एक्सटिंक्शन का भी, मैं आपको समझाऊंगा ये जो वर्ड है डी एक्सटिंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। और ये डी एक्सटिंक्शन करंट समय पर हमारे लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले समय पर बहुत सारे ऐसी प्रजातियां होने वाली हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो खतरे में जा सकती हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, फिर विलुप्त भी हो सकती है। तो उनको कैसे वापस से लेकर आया जा सकता है, उस प्रोसेस को डी एक्सटिंक्शन का नाम दिया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अब जो कोलोसल ये कंपनी है जो ये कह रही है कि हमने ये डायर वोल्फ को वापस से जीवित कर दिया है, जो प्रजाति आज से 13,000 साल पहले पाई जाती थी वो यहाँ पर वापस से लाने का ये दावा कर रहे हैं। डिबेट ये छिड़ी हुई है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ पर कोलोसल की इस स्टडी को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस काम को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये एक प्योर डी एक्सटिंक्शन नहीं है, ये आप कहीं ना कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा इनकी रिपोर्ट के अंदर में नीचे यूएन के हिसाब से जो एक डेटा डिक्लेयर किया गया है वो डेटा मेंशन किया गया है। हमारे एनवायरमेंट के लिए डेटा काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, कहीं से भी डेटा मिले ज़रूर से उसको यहाँ पर लेके चलेगा, हेल्प ज़्यादा मिलेगी। मेंशन किया गया है 10 लाख के आसपास एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज ऐसी हैं जो थ्रेटेंड हैं, जिनको खतरा है आने वाले समय पर ये प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। हम इतना ज़्यादा नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। इवन जितने भी यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके इन्होंने एक और डेटा रिलीज़ किया है और डेटा रिलीज़ करते हुए यहाँ पर ये बोला इन्होंने कि हर साल 30,000 के आसपास अलग अलग प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और हर घंटे में 6 प्रजातियाँ, एक दिन में 150 प्रजातियाँ। तो ये हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंसर्निंग लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है इसको तेज़ी से बढ़ाना होगा, ताकि जो प्रजातियाँ ख़त्म हुई हैं उसको वापस से लेकर आया जा सके। क्या ये सही है या गलत है, इसमें एक एथिकल कंसर्न भी आता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं
जो आने वाले समय पर या 2050 तक एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, कुछ उससे पहले हो सकती हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शेयर की गई हैं। समझ गए? अब दोस्तों आगे सुनिए, हम लोग बात कर रहे थे डी एक्सटिंक्शन के बारे में, हम बात कर रहे थे डायर वोल्फ के बारे में। देखो वोल्फ की जब बात करते हैं तो भेड़ियों की अलग अलग प्रजातियां हैं। इसमें एक इंडियन ग्रे वोल्फ भी आता है जो भारत में पाया जाता है, वो भारत की मतलब प्रजाति है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रे वोल्फ और डायर वोल्फ, ये दो प्रकार के वोल्फ हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूं ग्रे वोल्फ की, जो साइड में आपको दिख रहा है ये वाला ग्रे वोल्फ, ये आज भी पाया जाता है। ठीक है, आज भी दुनिया में प्रेजेंट है, वर्तमान में मौजूद है। लेकिन जो ये डायर वोल्फ है, ये 13,000 पहले विलुप्त हो गया था। इसी डायर वोल्फ को वापस से जीवित किया है कोलोसल का, ये कहना है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच का फर्क देखोगे, थोड़ा सा फर्क जान लेना, क्योंकि इन्हीं दोनों के कनेक्शंस को बैठा के ये काम किया गया है। अगर डायर वोल्फ को कोलोसल ने वापस से डी एक्सटिंक्ट अगर किया भी है, तो उसमें ग्रे वोल्फ का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों। वो कैसे अभी हम समझेंगे, लेकिन इसलिए पहले डिफरेंस बता रहा हूं, समझिएगा। जब बात करते हैं ग्रे वोल्फ की, तो ग्रे वोल्फ में मतलब अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल डॉग्स होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा साइज का बड़ा होता है, लेकिन डायर वोल्फ से छोटा होता है। डायर वोल्फ जो 13,000 साल पहले ख़त्म हो गया था, ये साइज़ में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, है ना। और मतलब बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेट भी ज़्यादा होता है, इसका जो जबड़ा है, दांत है, वो बहुत मजबूत होता है, हड्डियां तक चबा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया जाता है। आगे सुनिए, ये एक फ़ोटो से और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे हस्की डॉग को आपने देखा होगा, तो हस्की डॉग का साइज़ फिर भी यह है। हस्की डॉग से बड़े होते हैं ग्रे वोल्फ, और उनसे भी बड़े डायर वोल्फ होते हैं जो पहले ख़त्म हो चुके हैं, जो केवल और केवल मतलब जो बर्फीले रीजन हैं वहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपके सामने एक स्टैटिस्टिका का डेटा है जिसमें 2007 से लेकर 2022 तक की इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि किस तरीके से एनिमल्स, प्लांट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, सभी की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्शन कैटेगरी में आ रही हैं या खतरे में आ रही हैं। ये आपके सामने जो लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में बताया जा रहा है 2007 से 2022 के बीच में कई हज़ार ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं, कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं जो बिल्कुल खतरे के किनारे आ चुकी हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है। उनको वापस से कह सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भारत से जो भारत के चीता थे, एशियाटिक चीता, है ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हुए। तो बेसिकली यहाँ पर इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं इस प्रोटेक्शन को लेकर आज हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स के आयुष्मान स्टेटस को हम पढ़ते हैं कि भाई इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये तीन कौन है, ज़रा सुनिए। अभी हमने डायर वोल्फ के बारे में बात किया, उसके बाद यहाँ पे ये है तस्मेनियन टाइगर, नीचे है डोडो बर्ड, और यह है मैमथ। इनको भी वापस से रिवाइव करने की बात हो रही है। इनके मतलब ये भी प्रजातियां पहले खत्म हो चुकी हैं, जैसे तस्मेनियन टाइगर 100 साल पहले खत्म हो चुका है, मैमथ बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। तो इनको भी वापस से लाने की बात हो रही है, इनको भी डी एक्सटेंड करने की बात हो रही है। डी एक्सटेंड करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तस्मेनियन टाइगर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये वो डायर वोल्फ के पपीज हैं दोस्तों, पपीज कहना सही नहीं होगा, बेबीज कहते हैं। ठीक है, ये वो बेबीज हैं जिनको जन्म दिया गया है। याद रखिएगा, 3 डायर वोल्फ यहां पर कह सकते हैं जन्म ले चुके हैं, ऐसा कोलोसल स्टडी का कहना है। और इस वजह से इन्होंने ये नाम दिया है डायर वोल्फ्स रिटर्न। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि देखिए, ये जो 3 कह सकते हैं बेबीज ने जन्म लिया है, इन तीनों का नाम दिया गया है रोमुलस, रेमस एंड खलीसी। ये कुछ 3 नाम दिए गए हैं। और पहला जो डायर वोल्फ था, मैंने आपको बताया पृथ्वी पे लगभग 13,000 साल पहले, 12.5 से 13,000 साल पहले यहाँ पर वो देखने को मिला करता था। अब ये वापस से आए हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या ये एग्जैक्ट डायर वोल्फ हैं या नहीं? सवाल तो यही है ना, डिबेट इसी को लेकर हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई जो डायर वोल्फ हुआ करते थे पहले, ये वो एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस करे गए, बदलाव करे गए। समझ रहे हो? अब वो बदलाव क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कल तमाम वीडियोस, तमाम आर्टिकल पे आर्टिकल, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है ना काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स का, तो लगातार यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। वैसे ये खबर मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियोज़ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, पिछले साल आज से लगभग 6 महीने पहले 20 अक्टूबर को हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे तास्मेनियन टाइगर को वापस से लाने की बात हो रही थी, डी एक्सटेंड करने की बात हो रही थी। वहाँ पे हमने समझा था तास्मेनियन टाइगर के बारे में। तो ये देख रहे हो, डी एक्सटेंशन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 20 अक्टूबर को। अब फिलहाल वापस से आइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करवा देता हूँ इस आर्टिकल की, वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज डी एक्सटिंक्शन। ये डी एक्सटिंक्शन क्या होता है और कैसे प्रक्रिया से डायर वोल्फ को वापस से लेकर आया गया, और क्यों क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कोलोसल बायोसाइंस वाली कंपनी के ऊपर।
डी एक्सटिंक्शन आप समझ गए कि भाई यहाँ पर ये एक प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर विलुप्त हुई हुई प्रजाति को एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी या जिसमें हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं, क्लोनिंग की बात करते हैं, इस प्रोसेस को अपना के उस प्रजाति को वापस से जीवित करने की बात की जाती है। तो इसमें स्पेसिफिकली हम जीन एडिटिंग करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर में बदलाव करते हैं, डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है। अब डी एक्सटिंक्शन से क्या हो सकता है, जो यहाँ पे हमारी खोई हुई बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ है, उनको वापस से लेकर आया जा सकता है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस को प्रमोट कर सकते हैं, जो हाल ही में कोलोसल बायोसाइंस ने करा, डायर वोल्फ को यहाँ पर वापस से लेकर आए। लेकिन मैंने बताया ना, जो बायो कोलोसल साइंस जो भी यहाँ पर ये कंपनी है, इनके जो क्लेम है इसकी वजह से डिबेट उड़ गई है बहुत ज़्यादा कि भाई ये सही किया है या नहीं किया है, मतलब सही में ये सही इन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ सही है या गलत है या कैसे किया गया है, ये डिबेट क्यों चल रही है। सुनिए, अब कोलोसल कंपनी ने एग्जैक्टली करा क्या है। सबसे पहले डायर वोल्फ को जीवित करने के लिए, वापस लाने के लिए, कम से कम उस डायर वोल्फ के कुछ ना कुछ जीवाश्म फॉसिल्स तो हमारे पास में होने चाहिए थे ना। अरे भाई, जो वोल्फ मर चुका है 13,000 साल पहले, उसको बिना किसी चीज के आपके पास में कोई बिना सीड के आप उसको वापस से लेकर आ पाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आपके पास में कुछ ना कुछ उसका डीएनए वगैरह होना चाहिए। तो बिल्कुल बताया यह जा रहा है, उस डायर वोल्फ में एक डायर वोल्फ 13,000 साल पुराना था, उसका टूथ, उसका दांत मिला है, ठीक है, उसके दांत का उपयोग किया गया है। और एक लगभग 72,000 साल पुराना जो डायर वोल्फ है, उसका स्कल, उसकी जो खोपड़ी है, वो यहां पर इस्तेमाल की गई है, उसके स्कल और टूथ। और स्कल और टूथ में से यहाँ पे ऑब्वियसली बात है डीएनए को निकाला गया है ना। जब स्कल है, टूथ है, तो उनका डीएनए के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद में इसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। आपने कई बार सुना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। 25 मार्च का जो वीडियो है उसको विजिट कर लेना, मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है। अब क्या किया गया, इनके जीन को स्टडी किया गया कि डीएनए के अंदर में जो भी कंपाउंड्स है वो किस तरीके से लगे हुए हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है, ठीक है, यानी उस जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है। तो डीएनए निकाला, उसको सीक्वेंस किया, और सीक्वेंस करने के बाद में अब सुनिए खेल क्या हुआ। सीक्वेंस करने के बाद में जो हमारे पास में ग्रे वोल्व्स ऑलरेडी यहाँ पर दुनिया में जीवित हैं, ग्रे वोल्व्स, इनकी जीन्स के साथ में इसकी सिमिलैरिटीज को चेक किया गया। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों का फर्क पढ़ाया था, ग्रे वोल्फ और साथ ही साथ में यहाँ पर ये डायर वोल्फ के बीच में फर्क क्या है। ग्रे वोल्फ्स आज भी दुनिया में प्रेजेंट हैं, डायर वोल्फ्स हजारों साल पहले खत्म हो गए। डायर वोल्फ्स को जीवित किया जा रहा है, तो जीवित करने के लिए हमने उनका डीएनए इकट्ठा किया, डीएनए की यहाँ पर जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको निकाली गई, उसकी सीक्वेंसिंग की गई कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं। और फिर जो हमारे देश में ऑलरेडी, हमारे दुनिया में ऑलरेडी ग्रे वोल्फ्स प्रेजेंट हैं, इन ग्रे वोल्व्स के भी जीन को निकाला गया और इनकी भी जीन की सीक्वेंसिंग की गई, और दोनों के, यानी कि डायर वोल्फ और ग्रे वोल्फ, दोनों के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश की। जब मैच करने की कोशिश की तो यह पता चला कि आज जो हमारे दुनिया में ग्रे वोल्व्स प्रेजेंट हैं, इनका जो जीन है वो 99%, याद रखिए, इनका जो जीन है वो 99% सिमिलर है, 99% बिल्कुल एक जैसा ही है डायर वोल्फ की तरह। अगर कोई बदलाव है तो 1-8% में चेंजेस हैं। इवन मैंने तो 99 बोला है, यहां पर आर्टिकल में देखोगे तो बोला गया है 99.5% सिमिलैरिटी है आज वाले ग्रे वोल्व्स के अंदर में और पुराने वाले डायर वोल्व्स के अंदर में। जब चेक किया गया तो जो 0.5% जो थोड़ा बहुत यहां पे इसमें अलग देखने को मिला ना, वो इनका साइज वगैरह में फर्क है, कलर पैटर्न और उनका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा यहां पे फर्क हमको नजर आया। तो उसी फर्क को बराबर किया गया, जो गैप है उसको भरने की कोशिश की गई कि भाई 99% तो यहां पर सिमिलर है, 0.5 में क्या खराबी है, 0.5 में क्या अलग अलग है, उस अलग को एक जैसा कर दिया जाए। एक जैसा कर देंगे तो हमारे पास में पुराने जैसा डायर वोल्फ आ जाएगा। तो पता है कोलोसल साइंस वालों ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इस जो ग्रे वोल्फ हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ग्रे वोल्फ ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके 99% जीन्स मिलते हैं किसके साथ में, डायर वोल्फ के साथ में, पुराने वाले वोल्फ के साथ में। इसी ग्रे वोल्फ में जिस जिस चीज में कमी थी, यानी 0.5% जेनेटिक्स में जो जो कमी थी, जिसमें साइज, गोट कलर, पैटर्न, इसमें बताया जा रहा है 14 ऐसी जीन्स थी जिसमें कमियां थी। तो इसी ग्रे वोल्फ के 14 जीन्स में बदलाव कर दिया गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल बेसिक से तैयार किया है, जो हमारे पास में ग्रे वोल्व्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी के ही जेनेटिक्स के अंदर में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। जो जो कमियां थी, या कह सकते हैं जो खूबियां डायर वोल्फ में हुआ करती थी, वो जो खूबियां इसमें नहीं है, वो खूबियां अलग से इसमें ऐड कर दी गई। ठीक है, जो डिफरेंस था इसमें 14 जीन्स को ऐड कर दिया गया।
समझ रहे हैं? तो ऐसा हुआ। अब क्या हो गया, देखो जितना भी जीन्स है वो ऐड किया गया, 14 जो बदलाव थे वो सब यहाँ पर तैयार करे गए। ऐड करने के बाद में पता है क्या होता है, इन्होंने एक न्यूक्लियई को एडिट किया, उसको सीधा यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया एक डॉग सरोगेट के अंदर में। जो डोमेस्टिक डॉग है, डॉग के अंदर इसको सरोगेट किया गया और उसी डॉग से यहाँ पर जन्म लिया है इन 3 पपीज़ ने, रोमुलस, रीमस एंड खालासी, जिसकी बात कर रहे हैं हम। जो पपीज़ आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखे थे, इन 3 पपीज़ ने यहाँ पर जन्म लिया। समझ रहे हैं? तो ये पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। इसी को यहाँ पर वर्ड दिया गया है डी एक्सटिंक्शन। बट एग्जैक्टली अगर आप देख पाओगे तो ये कोई डी एक्सटिंक्शन कंप्लीटली नहीं है। बस खाली जो करंट समय पर प्रजाति है उसी में यहाँ पर इन्होंने बच्चे को जो चेंजेस करके नए वोल्फ को जन्म दिया। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। इस वजह से ये डिबेट निकल कर आ रही है कि भाई कि आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं। आपने x.com पे देखा होगा, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसी सेक्शन के अंदर में इसी फील्ड में काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये डायर वोल्फ नहीं है, ये तो ग्रे वोल्फ ही है। बस खाली ग्रे वोल्फ के जीन्स के अंदर में आपने कुछ चेंजेस कर दिया, 20 एडिटेड जीन्स कर दिए हैं, है ना। ग्रे वोल्फ ही है, उनके बस खाली जीन्स में 20 बदलाव कर दिए हैं आपने, है ना। और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है ये मिसलीडिंग है। भाई आप यहाँ पे साइंस के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है दिखाने का, ऐसा यहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है। अब आगे सुनिए। अब इसमें क्वेश्चन जो उठ रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि भाई ये जो पप्स हैं ये डायरेक्टली ट्रू डायर वोल्फ्स नहीं है, बस खाली इनके जीन में बदलाव है, जेनेटिकली एडिटिंग हुई है, बाकी ये तो हैं तो ग्रे वोल्फ ही ना, उसी में ही चेंज हुए हैं। ऐसे तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते रहते हैं। फिर बाद में इस पर एथिकल क्वेश्चन उठने लगे कि भाई यहाँ पर एनिमल वेलफेयर की बात आती है, जीन के अंदर आप बदलाव कर रहे हैं, है ना, इससे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। फिर आपने ये पूरा जेस्टेशन का प्रोसेस एक डोमेस्टिक डॉग से किया, डॉग का इस्तेमाल किया, उसमें ट्रांसप्लांट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर उस डॉग से जन्म लिया है इन पपीज़, इन बेबीज़ ने डायर वोल्फ के। तो एक क्वेश्चन उठता है, पेन, फेलियर, सफरिंग्स कितनी ज़्यादा हुई हैं, उसको लेकर सवाल उठाया जाता है। फिर बात आती है नेचुरलनेस की, क्या ये एथिकल है, क्या ये सही है कि आप ऐसे कुछ प्रजातियों को वापस से रिक्रिएट करें, क्या ये सही तरीका है या नहीं है। बाकी यहाँ पर दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। इसमें सबसे पहला कंसर्न ये है कि मान लो चलो डायर वोल्फ आपने बनाया, आपने वो जो बेबीज़ हैं उनको वापस से प्रोड्यूस किया, लेकिन वो कब तक जीवित रहेंगे। 13,000 साल पहले वाला एनवायरमेंट आज नहीं है ना। इनको ठंड में रहना पसंद था, आज वो वाला सिनेरियो नहीं है। इनके बिहेवियर के अंदर बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो पप्स हैं इनमें ऑब्वियस सी बात है पहले के नेचुरल पेरेंट्स हुआ करते थे, वो नेचुरल पेरेंट्स अपने उन बेबीज वोल्व्स की अपब्रिंगिंग अपने हिसाब से करते थे। तो यहाँ पे कोई नेचुरल पेरेंटिंग नहीं है, समझ रहे हैं। इनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होंगी, चेंजेस होंगी। तो आपने कोई एग्जैक्ट डायर वोल्फ नहीं बनाया है। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भैया डी एक्सटिंक्शन करना बंद कीजिए। जो आप ये वापस से पुराने जानवर को लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वूली मैमूथ को लाने की बात हो रही है, मैंने फोटो जो दिखाया था, हाथी जिसके लंबे लंबे बाल हैं, उसके अलावा डोडो नाम की बर्ड है, पैसेंजर पीजन है, इनको वापस लाने की बात हो रही है। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई आप इसमें इतना ज़्यादा फोकस कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है क्यों, इसके पीछे ना एक कोट है, मैं आपको एक कोट शेयर करता हूँ। कोट क्या है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि देखिए आपका जो फोकस है, जो हो गया जान दो, जो एक्सटिंक्ट हो गई प्रजाति, विलुप्त हो गई है, ठीक है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम पुरानी वाली प्रजातियों को जीवित करते हुए आ रहे हैं, इससे यहाँ पर कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो करंट समय पर प्रजातियां बची हुई हैं, हमें मिलकर उसकी सुरक्षा करनी जरूरी है ना। आप उस पर फोकस करना बंद करो कि जो प्रजाति विलुप्त हो गई उसको ला रहे हैं, और जो करंट समय पर प्रेजेंट है उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, वो विलुप्त हो रही है। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। बाकी मेंस के लिए एक आप से एक क्वेश्चन बन सकता है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, और मेंस के लिए कम, ये ऐसे में सीधा टॉपिक आप लोगों से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि शुड वी प्ले गॉड्स, क्या हमें यहाँ पर ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनके साथ में इस तरीके से खेलना चाहिए। एंड जो द मोरल लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, जो इनोवेशन जो आविष्कार हो रहा है, ठीक है, उसकी एक लिमिट्स होती हैं। इस पर आप क्या विचार करते हैं, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। याद रखिएगा ये कुछ डिटेल्स मैंने शेयर की हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, क्योंकि आने वाले समय पर डी एक्सटिंक्शन चर्चाओं में बना रहेगा। काफ़ी सारे एग्जाम में डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस को लेकर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और याद रखिएगा पहले भी ये चर्चाओं में रहा है ना। आगे आते हैं।
अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा हमने आर्टिकल डिस्कस किया, ऐसे हम लोग अभी अगला आर्टिकल भी डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग और भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें आपके नोट्स भी क्रिएट होंगे। जैसे अभी डी एक्सटिंक्शन की बात हुई तो ये कुछ चीज़ें आपके पास में नोट डाउन करने की। आप लिखने बैठोगे, सब एक एक लाइन उतारने बैठोगे, टाइम बहुत लग जाएगा। आपके लिए एक पेड ग्रुप की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एक ऐसा पेड ग्रुप जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा मिनिमम है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको चेक कर लेना, देख लेना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे सर इसमें पीडीएफ मिलेंगे कैसे, एक बार यहीं पे दिखा दो, तो यहाँ पर मैं आपको फाइल्स दिखाता हूँ कुछ। ये अपनी कल वाली पीडीएफ है, आज 9 अप्रैल है, ये 8 अप्रैल की आप देख पाओगे। ये कल की पीडीएफ है हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है, दोनों के लिए ही। ये देखो इंग्लिश वाली पीडीएफ्स हैं। कल हमने कावासाकी रोबोट के बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ा था, सब कुछ है। ये ऐसे नोट्स जिसका चाहो तो आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। इतनी सारे यहाँ पर आपकी जो मदद है वो मिल जाती है। गारंटी है एक चीज़ की कि आप जैसी ग्रुप में ऐड होंगे ना, विश्वास करना आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है केवल आज से पीडीएफ मिलने शुरू होंगे, सारे पुराने पीडीएफ्स आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे ग्रुप में आते ही, तो अमाउंट रिकवर। चलिए फिलहाल आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। यह टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है दोस्तों। क्या बात हो रही है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से लताड़ लगाई है तमिलनाडु के गवर्नर की। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को लेकर बोला है कि भैया अपना जो बिल को लेकर आप अप्रूवल देते हैं, साइन करते हैं, ज़रा टाइम उसका फिक्स करो। ये मामला लंबे समय से चल रहा है, आज से नहीं, 2021, 2022, 2023, 2024, पिछले 4 साल से भी रेगुलर में डिस्कस करता आया हूं गवर्नर के आर्टिकल 200 के पावर्स के बारे में। आज भी हम बात करेंगे गवर्नर क्या रोल क्या होता है। गवर्नर जो राज्यपाल है ना, राज्य में जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर हम लोग गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये आपको पता होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना। जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बनाई गई हैं, अलग अलग पोस्ट बनाई गई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लेकिन एक जैसा यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है। लेट्स से यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में आप देख पाएंगे टॉप पे आ गए प्रेसिडेंट आ गए, है ना, प्राइम मिनिस्टर आ गए। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का देखोगे वही स्ट्रक्चर है। अब स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देख पाओगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनमें पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद ये आता है। क्लियर हुआ। उसके अलावा जब आप लोग देखोगे पार्लियामेंट के अंदर में तो एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहलाएगा। और सिंपल सी बात है जब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाला व्यक्ति एमएलए कहलाएगा। ठीक है, वो एमएलए है, समझ गए। तो स्ट्रक्चर सेम चल रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें फोकस करना है थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नर के ऊपर में, ताकि आप दोनों में इंटरलिंक करके ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। अब फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में आपको पता है एक चीज़ आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अभी यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो रही थी, कानून बनाया जाएगा, नए नए बिल आते हैं, कानून बनते हैं। तो पार्लियामेंट में जब ये बिल आता है तो आपको पता है वो हाउसेस के पास में जाता है, हाउसेस यहाँ पर वोटिंग करती हैं, है ना। तो मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर कह सकते हैं वो जो बिल है वो पास होता है। तो पहले वो केवल और केवल जब कानून आता है ना तो वो बिल होता है, तो उस बिल को हमें लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना है। अगर वहाँ पे सहमति मिल जाती है, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है, तब वो पास होता है। पास होने के बाद में वो बिल सीधा जाता है प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर उस पर साइन करते हैं। साइन करने बिना कुछ काम होगा नहीं, तो उस बिल पे साइन करके क्या करेंगे, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि कानून बन जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया, मतलब जो भी हमारे लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल मिल गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, कानून बन गया। यही प्रक्रिया होती है नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे स्टेट गवर्नमेंट वाला क्या प्रोसेस है। अब स्टेट गवर्नमेंट वाला भी वही सिमिलर प्रोसेस है। हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट के लिए कोई लॉ लेकर आना है तो बिल पास होगा। ठीक है, अब वो जो बिल है, लास्ट में जो वो बिल है ना, पास होने के लिए किसके पास में जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर को भैया साइन करना है उस बिल पे, कि साइन करके अप्रूवल देना है, समझ रहे हैं। तो गवर्नर साइन करके क्या करेंगे, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रक्रिया चलती है।
लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या हो रही है? तमिलनाडु का जो इशू है वो क्या है? तमिलनाडु के अंदर में आपको पता है चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन साहब, ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रवि, ठीक है। अब क्या होता है, मामला यह है कि तमिलनाडु की सरकार यानी एम.के. स्टालिन साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और यहाँ पे वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कुछ नए कानून लाने की, और कानून लाने के लिए बिल जाएगा ऑब्वियस सी बात है साइन होने के लिए गवर्नर के पास में। तो ये कहते हैं कि हम बिल लेकर आते हैं, और ऐसे हो गया बहुत बार, ऐसे लगभग 10 बिल हो चुके हैं, और ये जो 10 बिल हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली से हम पास करवाने की कोशिश करते हैं, पास होता है, गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर यहाँ पर जो साइन करते हैं ना, वो साइन करते नहीं है, रोक लेते हैं अपने पास में, क्योंकि गवर्नर के पास में ये पावर है, और गवर्नर को ये पावर मिलती है आर्टिकल 200 से, ठीक है। तो वो अपने पास में इस बिल को रोक लेते हैं। तो ये कहते हैं कि साइन नहीं कर रहे, तो हम बिल बनाते रहते हैं, कानून वो बन नहीं पाता, ऐसा यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार का कहना है। तो वो पहुंचे कोर्ट में, वो कह रहे हैं भैया देखो हमारे गवर्नर ये काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है तमिलनाडु के गवर्नर की कि कर क्या रहे हो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, ये काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बिल को अप्रूवल देने के लिए, बिल में साइन करने के लिए टाइम को फिक्स कीजिए। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि यहाँ पर कोई बिल पे बिल पास कर रहा है, आप उसको लेकर बैठ गए। ये है पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा पीछे की जो कहानी है वो मुझे समझानी पड़ी। अब लंबे समय तक माइंड में रहने वाला है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्त, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है इस पूरे के पूरे इशू के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट आया है कल। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया है गवर्नर्स का। अब ये हर एक राज्य पर एप्लीकेबल हो जाएगा। केरला कहता है भैया हमारे पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या है, गवर्नर के लिए टाइम फिक्स किया गया है कि गवर्नर के पास में इतना समय है, इतने समय पे बिल पे एक्शन लेना होगा। ये आर्टिकल 200 वाला काम नहीं होगा। गवर्नर को यहां पर गाइड किया जाएगा और गवर्नर यहां पर इतने समय पर एक्शन लेना जरूरी है, ये बात बोली जा रही है। अब जो ये केस हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये 2 जज थे जिन्होंने यहां पर इस केस की सुनवाई की है। इसमें एक आपको देखने को मिलेंगे जस्टिस JB पर्दीवाला, दूसरे हैं जस्टिस R महादेवन, जिनके बारे में यहां पर आर्टिकल में मेंशन है। एक हिस्टोरिक जजमेंट दे दिया गया है कल 8 अप्रैल 2025 को। अब गवर्नर का जो डिले होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर कोई गवर्नर डिले करता है, देरी करता है बिल को साइन करने में, बिल को अप्रूवल देने में, देन इट इज इलीगल। वो यहां पर इलीगल होगा, वो यहां पर अवैध है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, आर्टिकल पढ़ोगे ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है गवर्नर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये असंवैधानिक है, जबरदस्ती का काम है। गवर्नर के पास में कोई ऐसी इनडिफिनिटली पावर नहीं है कि वो लंबे समय तक बिल्स को रोक दें, बिल्स को यहां पर अप्रूवल ना दें। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली किस काम की रह गई, ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लास्ट में एक बात और, कि जो गवर्नर है कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, गवर्नर अपनी अलग से सरकार नहीं चला सकता। गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, ना कि गवर्नर चुन कर आया है। जबकि जो मेंबर्स उस विधानसभा में बैठे हैं वो इलेक्ट होकर आए, लोगों ने वोट देकर बैठाया है। गवर्नर को तो अपॉइंट किया गया है ना प्रेसिडेंट के माध्यम से, तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है। तो गवर्नर एक पैरेलल सरकार चलाएगा, अलग से सरकार चलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की साइड से बोली गई, समझ गए। अब जब गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं तो गवर्नर को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो गवर्नर की ताकत को, गवर्नर के रोल को, इनका अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, ये सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। लेट्स से आपके पास में 2 आर्टिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर से रिलेटेड। एक है आर्टिकल नंबर 163 एंड दूसरा है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 200। ये याद रखिएगा, दोनों के दोनों आर्टिकल्स। आर्टिकल 163 यहाँ पर क्या बोलता है, आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर को एक स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं, ये आपको पता है। 200 के तहत भी स्पेशल पावर मिल जाती हैं कि वो बिल को रोक सकता है अपने पास में। लेकिन गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करना होता है, ये आपको पता होगा। यानी जो सरकार इलेक्ट होकर आई है उसके एडवाइस पे काम करना है गवर्नर को। गवर्नर अपॉइंटेड व्यक्ति है, इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है। गवर्नर अपनी पर्सनल इस तरीके से कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कोर्ट ने यह भी बोला है, यहां पर आप देख पाएंगे कोर्ट ने खुद मेंशन किया है 2 चीजों को। जस्टिस पर्दीवाला साहब ये बोलते हैं कि गवर्नर हैव नो सच एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा दोस्तों, 2 वर्ड्स हैं, एक आता है एब्सोल्यूट वीटो और एक आता है वर्ड पॉकेट वीटो।
तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आइए जरा समझते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में यहां पर बोला जा रहा है, कोर्ट ये रूल करता है कि देखिए एब्सोल्यूट वीटो में गवर्नर क्या करता है, बिल को साइन करने से मना कर देता है। और अगर बिल को साइन करने से मना कर देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही, छीन थोड़ी लेंगे, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा कि भाई ये है कारण, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। समझ रहे हैं? और जो पहले बिल्स के साथ में हुआ है वहां पे रीजन शेयर नहीं किया गया है। तो कोड ये कहता है कि आप बिल को मना तो कर सकते हैं लेकिन बिना किसी कारण के नहीं। रिफ्यूजिंग टू असेंट विदाउट रीजन इज नॉट परमिटेड। अब वो यहां पर आपको अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप मना कर रहे हैं तो ये सख्त कारण बताइए कि इस वजह से मैं साइन नहीं कर रहा हूं। दिस इज एब्सोल्यूट वीटो। तो यहां पर गवर्नर के पास में ये वाली अथॉरिटी नहीं है। दूसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी कि जब कोई बिल पास होता है तो गवर्नर अपने जेब में रख के बैठ जाता है। जेब में रख के मतलब बिल पे बैठ गया, बिल पे ना कोई हाँ है ना कोई ना है, कानून बन ही नहीं पा रहा है। तो कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि गवर्नर के पास में ना ही एब्सोल्यूट पावर है ना ही पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो समझ गए? मतलब बिल को सीधा जेब में रख के बैठ जाना, कोई जवाब ही नहीं देना, आप करते रहो पास बिल, मैं जेब में अपना डाल के बैठा रहूंगा। समझ रहे हैं? तो कोर्ट ने ये बोल दिया दोनों में से कोई पावर नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो वाला समझ गए केस, अगर अप्रूवल नहीं दिया है तो रीजन बता दो सर। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगर बिल मान लो यहां पर एक बार रीपास हो, मतलब एक बार कोशिश की, अब असेंबली दोबारा कोशिश कर रही है, बिल को रीपास करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक बार क्या हुआ, गवर्नर के पास में बिल आया, गवर्नर ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई यहां पर ये लो, रिटर्न करो इसको, एक बार और रिव्यू कर लो। तो अब क्या है, जो असेंबली है उसको वापस से गवर्नर को भेज रही है कि भैया ठीक है, आप इसको साइन करो और एक्ट बनाओ। तो गवर्नर का यहां पे जिम्मेदारी बनती है, गवर्नर इज बाउंड टू, याद रखिएगा गवर्नर यहां पर ये इस पे बाइंडिंग्स हैं कि उसे यहां पर जो ये बिल है उसको अप्रूवल देना होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी अब क्या हुआ, एक नया चीज ऐड कर दिया गया। ये सुनिएगा, अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है और भी इंपॉर्टेंट है। यहां से इस वाले गैप और इस वाले गैप में जो कहानी बता रहा हूं ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने नया टाइम फ्रेम सेट कर दिया है हमारे गवर्नर साहब के लिए कि भैया गवर्नर के पास में अगर ये सब ताकत मिलती है तो सुनिए, इस दायरे में ही रहना, इससे बाहर मत निकलना। अगर निकलोगे दैट मीन्स दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या बोला है इन्होंने? ये बोला है कि देखो गवर्नर को एक्शन कैसे लेना है, गवर्नर की ड्यूटीज को उन्होंने डिफाइन किया। सबसे पहले कि अगर मान लो कोई बिल आता है गवर्नर के पास में, ठीक है, रिसीव होता है, तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, वो आगे या तो उस पर डिसाइड करेंगे, उस बिल को यहाँ पे या तो अप्रूवल देंगे। ठीक है, अप्रूवल देने के लिए यहाँ पर उनके पास में 1 महीने का टाइम है। 1 मंथ के अंदर अंदर साइन करना होगा, अप्रूवल होगा। मतलब गवर्नर के पास बिल गया, 1 महीने में साइन कर दो, काम छुट्टा ही कर दो। और साइन नहीं कर रहे हो तो आप सीधा प्रेसिडेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिजर्व कर सकते हैं, भैया प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन ये 1 महीने के अंदर अंदर करना होगा, फालतू में लेके नहीं बैठोगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, पहली चीज। दूसरी चीज कि चलो गवर्नर के पास बिल आया था, गवर्नर ने उस बिल को वापस से रिटर्न कर दिया, इन्होंने रिटर्न कर दिया और बोला कि ठीक है आप इसको एक बार और देख लो, फिर मुझे देना वापस से, तब मैं साइन करूंगा। ठीक है, अब मान लो असेंबली ने उसको अच्छे से देख लिया, रिकंसिडर कर लिया और वापस से गवर्नर को फिर से दे दिया। तो कोर्ट ये कहता है पहले तो आपके पास में जो फ्रेश बिल था तब तो आपके पास में 1 महीना था साइन करने का, अब आपको दोबारा से दिया गया है तो आपके पास में चलो हमने टाइम बढ़ा दिया, 3 महीने का टाइम दे दिया है। 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर एसेंट दे देना, 3 महीने के अंदर अंदर साइन कर देना। समझ रहे हैं? तो ये 3 महीने में, जब ये जो बिल को रिकंसिडर करने के लिए रिटर्न करेंगे तो वो 3 महीने में रिटर्न कर सकते हैं, मतलब 3 महीने का टाइम है। और जब कह सकते हैं असेंबली वापस से रीपास करेगी तो उन्हें कम से कम 1 महीने में वापस से असेंट देना होगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? एक बार मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि यहां पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ही ऐसा कर दिया है। पहला, सबसे पहली चीज, जब यहां पर गवर्नर के पास में फ्रेश बिल आएगा साइन करने के लिए तो उनके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में साइन करो या तो वापस से रिकंसिडर कर दो कि भाई वापस से असेंबली को दिया जा रहा है। तो वापस से असेंबली को देने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए उनके पास में 3 महीने हैं, 3 महीने में वो दे देंगे। फिर 3 महीने बाद असेंबली वापस से, मान लो असेंबली उस पर डिसाइड कर लेती है और वापस से यहाँ पर वो बिल गवर्नर को दे देती है कि भैया अब डिसीजन लो, तब गवर्नर के पास में फिर से 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उसको साइन करना होगा। इसलिए इससे क्या होगा, डिलेस को रोका जा सकेगा। सालों साल जो यहाँ पर बिल रुके रहते हैं, गवर्नर की जेब में पड़े रहते हैं, वो चीज़ रोकी जा सकेगी। एट द लास्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी कर रखा है इसको, वह है जुडिशियल रिव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमर कस दी है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के ऊपर में। ये कहते हैं कि गवर्नर अगर कहीं पर भी कुछ करता है
तो वो जो मामला है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, जुडिशरी बीच में आएगी, जुडिशरी यहाँ पे उसको रिव्यू करेगी। कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि गवर्नर सही तरीके से काम कर रहा है, संविधान के दायरे में काम कर रहा है या नहीं। इससे गवर्नर अपने ऑफिस का मिसयूज नहीं कर पाएगा, गलत दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यह बात यहां पर कोर्ट ने बोली है। तो गवर्नर को तो आर्टिकल 200 से यह पावर मिल रही थी कि बिल को रख सकते हैं, वो आराम से यहां पर उसको वापस से विचार करके देंगे। ठीक है, अब क्या होता है इसी का, कोर्ट बोलता है कि मिसयूज किया जा रहा है, वो लंबे लंबे समय तक कई महीनों तक यहां पर अपने पास में रखे रहते हैं। अब नहीं रख पाएंगे क्योंकि नया जजमेंट है। नया जजमेंट क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब कहोगे सर ये सब चीज़ें हमें लिखनी हो तो, यार ये तो पॉलिटी का हिस्सा है आपका, है ना, पॉलिटी का हिस्सा है। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या कोई और किताब पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर मिलेगा गवर्नर का चैप्टर। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, आपके पास में ये डिटेल मैं शेयर कर दे रहा हूँ गवर्नर के रोल एंड पावर्स के बारे में। ये आप देखोगे, इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि भाई रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की ताकत क्या होती है, हर राज्य में एक गवर्नर होना ज़रूरी है या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है, संविधान में कहाँ कहाँ पर पावर दी गई है, आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 157, 158, 161, 163 डिस्क्रिशनरी पावर, 164, आर्टिकल 200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर बिल को अप्रूवल देंगे, अपने पास में रख भी सकते हैं, बिल को आगे फर्दर कंसिडरेशन के यानी प्रेसिडेंट को आगे रिकमेंड करने के लिए अपने पास में रख सकते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर पास करेगी बिल। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है दोस्त, कितने समय तक रखेंगे, तो वही टाइम पीरियड कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि वहाँ पे तो नहीं था, लो ये है टाइम पीरियड। इन दायरे के अंदर अंदर इस महीने में 1 महीना तब, 3 महीना तब, 1 महीना तब, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इस दायरे में आपको बिल वापस से अप्रूवल देना होगा, रिटर्न करना होगा, जो भी करना है, लेकिन महीने के अंदर अंदर करना होगा। समझ गए। बाकी राज्यपाल के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में डिटेल्स हैं। आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को क्षमा याचना की पावर दी गई है। आर्टिकल 164 के अंदर में गवर्नर के पास में पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 200 अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इनके पास में पावर है कि वो बिल को अपने पास में विद होल्ड कर सकते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है। उसी टाइम पीरियड को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गवर्नर बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, 35 ईयर्स की जो एज है वो होना ज़रूरी है, उसको यहाँ पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना है, तब जाके वो गवर्नर बनेगा। ठीक है, वो कुछ चीज़ें हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ध्यान रखना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 153 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और एक व्यक्ति को एक राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है या 2 से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाने के लिए जो प्रोविज़न है संविधान में, वो 7वें अमेंडमेंट यानी 7वें संशोधन के तहत यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात हो गई गवर्नर की। कुछ भी पढ़ना है, नोट्स आपके क्रिएट हो चुके हैं। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से दोस्तों यहाँ पर एम.के. स्टालिन तो हो गए खुश, बोले यार ये है यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत। सुप्रीम कोर्ट ने की जो यहाँ पर वर्डिक्ट आया है, ये है विक्ट्री, सभी राज्य सरकारों की विक्ट्री है, ये सभी राज्य सरकारों की जीत है ये। ठीक है, गवर्नर जहाँ पे मनमानी करेगा, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा। वही केस यहाँ पर केरला भी खुश है, केरला का कहना है हमारे साथ भी ये हो रहा था ना, फाइनली हमारे ऊपर भी एक बड़ा रिलीफ आ चुका है। लेट्स गो। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं दोस्तों। आज के अखबार में पेज नंबर 4 पे ये आर्टिकल प्रेजेंट है जो अगेन जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, इंडिया यूएई के बारे में डिस्कशन हो रहा है। भारत और यूएई दोनों अपने डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल आपने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, जहां पे यूएई के डिफेंस मिनिस्टर शेख हमदन, साथ ही साथ में वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर वहां के हैं हमदन बिन मोहम्मद, सॉरी राशिद अल मुक्तम। चलो ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना, यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर भारत आए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ में बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए, जहां पे भारत यूएई ने डिसाइड किया है कि हम मिलकर बाकी सारे सेक्टर्स में अपने संबंध तो मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, कल्चर हो, एजुकेशन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो। अब हम मिलकर डिफेंस में भी साथ देंगे एक दूसरे का। साथ ही साथ में दोनों लीडर्स ने मिलकर एक्सप्रेस किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ये बोला है कि क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप भारत यूएई का नक्शा देखते हैं, एक सेकंड में आपको लेकर चलता हूं, क्लैरिटी मिलनी चाहिए यार। ये अपना इंडिया है, यूएई जाने के लिए दुबई पे लैंड कर गए दोस्तों। ठीक है, अब ये रहा यूएई, दुबई एक बड़ा शहर है यूएई का।
अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। ये रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है ये आप देख पाओगे समुद्र का एक बॉर्डर लगता है। ठीक है, हमें यहाँ जाने के लिए गल्फ़ ऑफ ओमान से गुजरना होगा, दुबई के अंदर में सीधा यहाँ पर लैंडिंग हो जाएगी, तो एक बॉर्डर आता है। बाकी यूएई के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ओमान, नंबर 2 है सऊदी अरेबिया, उसके अलावा इधर बगल में है कतर, और इधर यहाँ पर एक समुद्र का एक्सेस मिलता है इनको पर्शियन गल्फ का। ये वही रास्ता है जहाँ से बहुत सारा तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ पे हम लोग परचेज करते हैं। ये दोस्तों लोकेशन हो गई यूएई की। अब दोनों समुद्र का एक्सेस है, तो दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के कोस्टल रीजन को यानी कि तट वाले हिस्से की सुरक्षा के लिए आपस में मिलकर काम करेंगे। यही बात यहाँ पर इसमें शेयर की जा रही है, इस आर्टिकल में शेयर की जा रही है। ठीक है, जिससे डिफेंस संबंध को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड यूएई। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर कुछ पढ़ना है एग्जाम के लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो भी किताब लेकर बैठे हो उसे खोलो, ये पढ़ो, दोनों के संबंध, काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा उसमें। ऐसा मत करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जो रेलिवेंट है वो पढ़ के चले जाना, काम आपका हो जाएगा। सबसे पहले भारत यूएई के रिलेशंस का हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं। ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है? इंडिया यूएई दोनों ने अपने संबंध को 1972 में कह सकते हैं फाउंडेशन दिया, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर दोनों के रिलेशंस का शुरू हुआ। फिर बाद में आप कह सकते हैं 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को विजिट करते हैं, उसके बाद दोनों देशों के बीच में कुछ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती हैं। एक नया दौर शुरू हो जाता है दोनों के संबंध में एक मजबूती का। फिर साल 2022 में अगर आप देखेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेपा अग्रीमेंट होता है, दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एक प्रकार का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जहां पे दोनों का टारगेट है आने वाले कुछ सालों में भारत यूएई अपने व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज की। देन अगेन यूएई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। यूएई बहुत सारा निवेश भारत में करता है और इंडिया भी यूएई में निवेश करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पाओगे जो यूएई है ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये ऊपर नीचे होता रहता है यार, 2024 का डेटा है। सेपा यहाँ पे साइन किया गया, अग्रीमेंट साइन किया गया ताकि यहाँ पे व्यापार बढ़ाया जा सके, व्यापार में जो अलग अलग टैक्सेस, टैरिफ लग रहे हैं उस पर छूट दी जा सके। तो ये बात हो गई। उसके अलावा अगर आज देख पाओगे इंडिया का रुपे कार्ड है यूएई में, उसी तरीके से जैवन कार्ड है, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड सिस्टम को इंटरलिंक करने की कोशिश की गई ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आराम से हो सके बिटवीन इंडिया एंड यूएई। देन बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी की। तो यूएई एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है करंट समय पर इंडिया के लिए, ध्यान रखिएगा। कच्चा तेल यूएई से भी हम परचेज करते हैं। एलएनजी वेरी इंपॉर्टेंट, एलपीजी भी यहाँ पर यूएई से इंपोर्ट किया जाता है। तो जो भी हमारी नेचुरल गैस हैं या एनर्जी के सोर्सेज हैं, कच्चा तेल हो, एलएनजी हो, एलपीजी हो, ये हम यूएई से इंपोर्ट करते हैं। बाकी मल्टीलेटरल कोऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखोगे कुछ रेलिवेंट ग्रुप्स हैं दुनिया में, बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ उनका हिस्सा हैं। उसी तरीके से ब्रिक्स है, ब्रिक्स में यूएई भी शामिल हो चुका है, नहीं हो चुका है? इंडिया पहले ही से था। तो आज यहाँ पर इंडिया और यूएई ब्रिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देख पाओगे I2U2 के बारे में पता होगा। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। कहाँ है I2U2? एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। यह ग्रुप बनाया गया था I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई। ये 4 कंट्रीज जिन्होंने ग्रुप बनाया, आपस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है फूड सिक्योरिटी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जैसा आप लोग देख पाओगे। बाकी अगर यूएई की लोकेशन है तो हम लोग देख ही चुके हैं। और ध्यान रखना इंडिया यूएई एक और ग्रुप का हिस्सा है और उस ग्रुप का नाम है यूएफआई। बहुत कम सुना होगा, बहुत कम चर्चाओं में होता है, लेकिन याद रखना है यूएई, फ्रांस, इंडिया, इन तीनों का भी एक ग्रुप है जहां पर इनका मेन पर्पस है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे स्पेशल फोकस करना। तो इसमें भी इंडिया यूएई का बहुत बड़ा रोल है। देन आईमैक कॉरिडोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख पाओगे आईमैक कॉरिडोर में भी लगातार बातचीत होती देखने को मिली है। जो हमारा लास्ट ब्रिक्स G20 समिट हुआ था इंडिया में, स्पेशली उस दौरान जहाँ पे हमने टारगेट बनाया भारत को यूरोप से जोड़ेंगे, इसमें भी यूएई का बड़ा रोल है। यूएई का जबल अली पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा इंडिया यूरोप के बीच में। बाकी लोकेशंस ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग शेयर कर चुके हैं। आई होप आपको इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं, किस किस ग्रुप में शामिल हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आज यूएई में भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन है, लगभग 3.5 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस करंट समय पर यूएई में प्रेजेंट है। इंडियंस आर एवरीवेयर, जहाँ पे भी देखो हर देश के अंदर में इंडियंस की कुछ ना कुछ पॉपुलेशन प्रेजेंट है। एजुकेशन नॉलेज की बात करेंगे तो आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में खोला गया है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्कूल्स वगैरह भी ओपन करे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड भी यहाँ पर यूएई में प्रेजेंट है।
क्योंकि यूएई में इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, स्पेशली उनके लिए। तो एजुकेशन में भी आपस में रिलेशंस को शेयर किया है। डिफेंस कॉपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। डिफेंस में अभी खाली एक नया अपडेट जो आया है वो मैंने आर्टिकल में आपके सामने शेयर किया कि अब दोनों देश मिलकर डिफेंस में और मजबूती दिखाएंगे। उससे पहले इनकी डिफेंस में मजबूती है यार, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे आईडेक्स हो गया, नेवडेक्स हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, डेजर्ट फ्लैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में अभ्यास होता है, डेजर्ट फ्लैग। दोनों देशों के बीच में एक और अभ्यास होता है, वो है डेजर्ट साइक्लोन। ये सारे अभ्यास दोनों देशों के बीच में होते हैं, याद रखिएगा। बाकी स्पेस सेक्टर में भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल हुआ समाप्त, आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, जैसा आप लोग देख पाओगे दोस्तों। और ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल क्या बोलता है? पीएम मोदी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि 52 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दिया जा चुका है मुद्रा योजना के अंडर में। अब कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ के जाना, व्हाट एग्जैक्टली इज पीएम मुद्रा योजना। देखो, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने क्यों बातचीत की इसके बारे में? इसलिए बातचीत की है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। अगेन, कोई पर्टिकुलर योजना है, ग्रुप है, 10 साल पूरे हो रहे हैं, 20 साल, 100 साल, 50 साल, क्वेश्चन बनते हैं बहुत एग्जाम में। तो इस योजना को भी 10 ईयर्स यहाँ पर पूरे हुए, याद रखिएगा। ये जो स्कीम है, इस स्कीम ने कई सारे लोगों के सपनों को हकीकत में बदल दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। साथ ही साथ में कहते हैं 52 करोड़ रुपए का जो लोन है वो अलग अलग लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। कई लाख नौकरियां इससे जनरेट हुई हैं, लोगों की जो आय है वो बढ़ी है, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा है। अब अर्निंग बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, रहने सहने का तरीका यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, ये इंप्रूव होती हुई नजर आई हैं। और इस पीएम मुद्रा योजना के तहत जितने भी लोगों को फ़ायदा मिला है उनमें सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। इनमें 70% से ज़्यादा महिलाएं भी हैं जिनको ये बेनिफिट्स मिले हैं पीएम मुद्रा योजना के। आर्टिकल समाप्त। आर्टिकल को साइड में कर दो, किसी काम का नहीं है, बस खाली याद रखना 10 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा छोड़ दो इसे बिल्कुल। एग्जाम में कुछ पढ़ना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है रियलिटी में तो ये पढ़ के जाना है दोस्त। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं। ये जो योजना है भारत सरकार 2015 में लॉन्च करती है और 2025 यानी 10 साल हो गए, वही बात तो हमने डिस्कस की। इस प्रोग्राम का, इस योजना का मेन पर्पस था लोन प्रोवाइड करवाना। कितना? स्टार्टिंग में ये 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक, अभी मैं आपको बताऊंगा इनमें अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10-20 लाख रुपए का लोन ये देने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसको? छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेस को यहाँ पर लोन देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी, मुद्रा योजना। इसका फंडिंग प्रोविजन क्या है? इस मुद्रा का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको भारत सरकार ने बनाया और ये फंडिंग देगा। और स्पेशली यहाँ पर ये फंडिंग छोटे छोटे बिजनेस को दी जाएगी, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग बैंक्स के माध्यम से, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ये लोन दिया जाएगा। इन छोटे छोटे बिजनेस को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को ये आराम से लाखों रुपए का ये अमाउंट लोन में उठा सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर लोन में पैसा उठा सकते हैं तो लोन तो बैंक से भी या कहीं और से ले सकते हैं, तो पीएम मुद्रा में क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा दोस्तों हुआ यह है, पीएम मुद्रा में जो लोन लिया जाएगा या लोन दिया जाएगा वो होगा कोलेटरल फ्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। ये क्या है कोलेटरल फ्री का मामला? जब आज आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति भी जाएगा तो उसको प्रॉपर कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करवाना पड़ता है बैंक के अंदर में। बैंक को दिखाना पड़ता है कि भैया इतनी संपत्ति है मेरे पास में और ये जो है गिरवी रख लो। कोलेटरल यानी ये हमारा गिरवी रख लो, ये लोन हमें दे दो, नहीं चुका पाए तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी जो हमने गिरवी रखा है। सिंपल सी चीज़ है, तभी बैंक लोन देगा, ऐसे थोड़ी लोन देगा। लेकिन यहाँ पर कोलेटरल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, गवर्नमेंट की साइड से सीधा लोन मिल रहा है। और ध्यान रखिए, इस मुद्रा योजना में 3 सेक्टर्स बांट दिए गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, नहीं। 3 अलग अलग सेक्टर्स बांटे हैं, शिशु, किशोर, तरुण। अब इसमें शायद तरुण प्लस भी आ चुका है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दिसंबर 2024 यानी अभी आज से लगभग 3-4 महीने पहले वो स्टेज इंट्रोड्यूस हुआ। अब फिलहाल मामला क्या है? जैसे शिशु में जो हैं उनको 50,000 रुपये जिनको लोन की ज़रूरत है वो शिशु वाले में आ सकते हैं।
किशोर जिनको 50,000 से 5 लाख की लोन की ज़रूरत है वो इसमें कवर होंगे। तरुण जिनको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की ज़रूरत है वो तरुण के अंदर में कवर होंगे। लोन्स जो इस स्कीम में दी जाएंगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कोलेटरल फ्री लोन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और एक और रेलिवेंट चीज़ दोस्तों, वो यहाँ पर है एक ये फ़ोटो, याद रखिएगा इस फोटो को अपने पास में चिपका के रखना, इस फोटो को। सबसे पहले यहाँ पर देखो, शिशु हमने डिस्कस किया लोन्स अप टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। तरुण 5 लाख से 10 लाख, इसमें तरुण प्लस ऐड हो चुका है। इसमें लोन 10 लाख से लेकर 20 लाख तक यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ये मुद्रा लोन की अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक नई कैटेगरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, अपडेट करवा दी गई है। जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं, सबसे ज़्यादा लोन डिसएडवांटेज सेक्शन, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC ST OBC माइनर कम्युनिटीज़, उनको दिए गए हैं, जो हमने अभी आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पर PM मोदी की साइट से मेंशन भी किया गया। फिर बोला जा रहा है कि देखिए इन्हीं लोन के माध्यम से लगभग करोड़ों लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हुई है, महिलाओं को यहाँ पे सशक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, याद इसलिए रखिएगा क्योंकि 2015 में ये योजना लॉन्च होती है, 2016 में क्वेश्चन बन जाता है ना। और अब इसको 10 साल पूरे हो रहे हैं तो हो सकता है फिर से क्वेश्चन बन जाए। तो 2016 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मेन पर्पस क्या है ये पूछ लिया गया। पर्पस आपको देखिए, चारों पर्पस बताइए क्या पर्पस है। पहले ही पर्पस है यार, जहाँ पे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आने का मेन पर्पस है यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। काम खत्म आपके आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस का। कहोगे काम खत्म, कैसे खत्म? एक आर्टिकल रह गया है, एक आर्टिकल ये रह गया है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम आर्टिकल है, एक भी पॉइंट चेंज नहीं है। वही खबर दोबारा छाप दी गई है जो हमने 25 मार्च को डिस्कस की थी रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये देखो, मैंने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आपको 25 मार्च को पढ़ाया है, ये सारी डिटेल तब शेयर की गई हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है ये फोटो शेयर की है मैंने। आपको कुछ नहीं करना, सीधा जाओ 25 मार्च द हिंदू बाय दीपा यादव डालो, चैनल का जो वीडियो ओपन होगा उसको ओपन करना, थोड़ा आगे बढ़ना, आपको एक जीनोम स्टडी वाला मिल जाएगा। सिमिलर टॉपिक है, लिटरली नो चेंज, वही चीज़ दोबारा से कॉपी पेस्ट हो चुकी है, पढ़ा चुका हूँ मैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर स्काईमेट ने फोरकास्ट किया है, यानी कि अंदाज़ा लगाकर बताया कि भैया इस बार जो बरसात वगैरह होगी वो नॉर्मल मानसून रहने वाला है, लानीना कमज़ोर रहेगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लानीना बारिश लेकर आता है इंडिया के अंदर में, जब लानीना आता है तो अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो अगर ये कमज़ोर रहेगा तो बारिश नॉर्मल रहेगी, ऐसा नहीं है कोई लानीना अगर मजबूत होता तो भारी भयंकर बारिश हो रही होती। तो ये कुछ ऐसा फोरकास्टिंग नहीं है, ये आगे भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए काम ख़त्म, तो सेशन भी ख़त्म। चलिए फिर दोस्तों सेशन को अपलोड करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि ठीक है लाइव में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मैंने रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड करने की कोशिश की है। बाकी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखो काम खत्म, रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।